नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में हमने देखा था कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य के जीवन परिचय के बारे में, उनका बचपन और कैसे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प की, मदद की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना में। साथियों, इस वीडियो में या इस क्लास के माध्यम से हम ये समझेंगे कैसे चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोगी होने के साथ साथ अर्थशास्त्र एक सबसे महान कृति, एक सबसे महान रचना, जिसकी वजह से भारत और यहाँ तक कि जो भारत की राजनीतिक परंपरा रही है प्राचीन कालीन, उसका परिचय दुनिया को पता चलता है। कैसे एक महान विचारक दुनिया को भारतीय राजनीतिक जो कृति है या परंपरा है, यथार्थवादी परंपरा है, उससे परिचित कराता है। तो साथियों, आज हम इस क्लास में समझेंगे कौटिल्य ने कैसे कहीं न कहीं अर्थशास्त्र के माध्यम से दुनिया को यहाँ पे एक नए राजनीतिक जो है आयामों में, नए राजनीतिक सिद्धांतों में जोड़ा और उन राजनीतिक सिद्धांतों के माध्यम से उसको यूज करके एक नवीन मौर्य साम्राज्य की स्थापना भी करके दिखा दी। चाहे मैकियावेली की बात करूं, चाहे प्लेटो की बात करूं, ये लोग कभी भी अपने सिद्धांतों को जमीन पर उतार नहीं पाए, लागू नहीं कर पाए। लेकिन कौटिल्य ने जो भी सिद्धांत दिए उनको हमेशा उसने लागू करके दिखा दिया, जमीन पे उतार के दिखा दिया। अब बहुत सारे थिंकर यहाँ पे कौटिल्य को भला भला कहते हैं, बुरा कहते हैं। कुछ थिंकर्स कहते हैं ये बहुत ही नकारात्मकवादी है, बहुत ही एग्रेसिव है, बहुत ही कहीं न कहीं उग्र है, आक्रामक है। इसके विचार बहुत ही आक्रामक, यथार्थवादी हैं, जो कि अगर आज हम इनको लागू कर देंगे तो हमारे समाज, हमारे राजनीतिक ढांचे को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। धोखेबाजी की हदें यहाँ पे पार हो रही हैं। लेकिन अगर हम कौटिल्य इनके विचारों को समझेंगे डिटेल में, तो ऐसा नहीं मिलता है। कई सारे थिंकर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये धर्म की बातें करते हैं, ये नैतिकता की बातें करते हैं, ये मत्स्य न्याय को खत्म करने की बात करते हैं, ये जंगल राज को खत्म करने की बातें करते हैं। चलिए, तो अब हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि कैसे कौटिल्य ने यहाँ पे अपनी शख्सियत को यहाँ पे विकसित किया। कौटिल्य जाने जाते हैं देखो दो चीजों के लिए, ठीक है, दो महान चीजों के लिए। एक तो सबसे महान चीज ये है, कौटिल्य अगर हम बात करें ऐतिहासिक रूप से, तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने कहीं न कहीं यहाँ पे क्या किया था, मौर्य साम्राज्य स्थापित करने में मदद की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोगी के रूप में, एक तो सहयोगी के रूप में ही हम ऐतिहासिक तौर पे उनको याद रखते हैं, ठीक है, ऐतिहासिक तौर पे याद रखते हैं। दूसरा, हम इनको याद रखते हैं अर्थशास्त्र नामक एक बुक की रचना के लिए, ठीक है। साथियों, ये बात जो है अर्थशास्त्र की रचना, ठीक है, अर्थशास्त्र की रचना की जो है बात अगर हम करें, तो हमें एक बात बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो रचना है, ये रचना ही उनकी मौलिक रचना है। इसी रचना के माध्यम से उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं, वही आपको मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक ढांचा या प्रशासनिक संरचना में देखने को मिलेंगे। तो चाहे मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना पढ़ लो तो भी आपको एक प्रकार से अर्थशास्त्र की बातें मिलेंगी। अर्थशास्त्र में खुद राजनीतिक सिद्धांत पढ़ लो तो वो भी कहीं न कहीं आपको मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को परिलक्षित कर देंगे। अब यहाँ पे साथियों ये हम समझेंगे कि अर्थशास्त्र की वजह से भी कौटिल्य जाने जाते हैं। अगर राजनीतिक रूप से मैं बात करूं तो यहाँ पे अर्थशास्त्र की बात हम करेंगे, अगर ऐतिहासिक रूप से बात करेंगे तो कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे राजनीतिक शास्त्र विषय, जो राजनीतिक शास्त्र से जुड़ा हुआ विषय है आप पढ़ रहे हो, तो उसमें आपके लिए जानना जरूरी है कि अर्थशास्त्र के मामले में कौटिल्य क्यों फेमस है। क्योंकि इसमें उनके सभी के सभी राजनीतिक सिद्धांत परिलक्षित होते हैं, ठीक है, सभी उनके राजनीतिक सिद्धांत परिलक्षित होते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब कुछ थिंकर्स यहाँ पे कौटिल्य की हिस्ट्री को लेकर के या इस अर्थशास्त्र की जो रचना है कौटिल्य की, उसको लेकर के सवाल उठाते हैं। अब वो मैंने बोला था कुछ भला बुरा भी कहते हैं, कुछ अच्छा भी बोलते हैं उनको। तो इसी अर्थशास्त्र और कौटिल्य की खुद की शख्सियत, उस इमेज, उनकी जो इनकी पर्सनल इमेज, इंडिविजुअलिटी है, उसके ऊपर सवाल खड़ा करते हैं कि कौटिल्य कैसे हैं। कौटिल्य एक व्यक्ति नहीं है, पहली बात तो यही उन्होंने बोली है। नकारात्मक जो विचारक है कुछ, जो कौटिल्य को थोड़ा सा निगेटिव एस्पेक्ट में देखते हैं, तो वो बोलते हैं कौटिल्य कोई खास व्यक्ति नहीं है। कौटिल्य एक विचारों का समूह है, अलग अलग व्यक्तियों का समूह है, उनके द्वारा दिए गए विचारों का समूह है। जैसे अगर अब मैं आपसे बात बोलूं तो हमारे समाज में जो ज्ञानी वर्ग होता है या जो बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसको इन वर्ड से बहुत ज्यादा क्या है सुशोभित करते हैं, वो है पंडित। तो पंडित किसी का नाम नहीं होता है, बोलने में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, एक टाइटल होता है। वैसे ही कौटिल्य उस समय का क्या है, एक टाइटल है। जो कुटिल है, ज्ञानी है, कूटनीतिज्ञ है, उसको कौटिल जैसे वर्ड से हमने क्या है सुशोभित करने का काम किया है। कुछ लोग ऐसी बातें बोलते हैं। इतनी डाइवर्स तरीके से जो है, इतने सारे सिद्धांत एक बुक में समेट करके देना एक विचारक की कहीं न कहीं यहाँ पे ये बुद्धिमत्ता नहीं हो सकती है। इसमें बहुत सारे विचारकों का योगदान है। जैसे वेदों को लिखने में कोई एक ऋषि का योगदान नहीं है, बहुत सारे ऋषियों का योगदान है।
ठीक है, बहुत सारे ऋषियों का योगदान है, उपनिषदों में भी बहुत सारे ऋषियों का योगदान है। तो यहाँ पे ये कौटिल्य ने जो ये यहाँ पे बताया जा रहा है अर्थशास्त्र लिखी, यहाँ पे एक व्यक्ति के द्वारा लिखी गई किताब नहीं है, बहुत सारे व्यक्तियों की लिखी किताब है। अगर मैं इनमें बात करूं तो बहुत सारे थिंकर्स हैं, लेकिन हमें समझना ये पड़ेगा कि अर्थशास्त्र की जो शुरुआत है, ठीक है, उसकी या खोज की बात करें, रीडिस्कवरी की बात करें या पुनर्खोज की बात करें, तो हुई कैसे, दुनिया के सामने आई कैसे, पहले इसको समझते हैं। देखो, दुनिया में अर्थशास्त्र की जो पहली डिस्कवरी या रीडिस्कवरी का है, क्योंकि अर्थशास्त्र पहले भी थी, हुई होगी, अब किसी को पता नहीं है, वो बात अलग है, दुनिया को पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कोई तो पढ़ रहा है इसको। तो इसकी जो रीडिस्कवरी है, पुनर्खोज है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे भारत में देखी जाती है 1904 और 1905 के आसपास। ओरिएंटल लाइब्रेरी थी मैसूर की, कर्नाटक में, वहां पे एक व्यक्ति थे, आर श्याम शास्त्री। आर श्याम शास्त्री, उनको एक रहस्यमयी पंडित या ब्राह्मण आकर के पांडुलिपियां देके चला जाता है। कुछ पांडुलिपियां रहस्यमयी ब्राह्मण के द्वारा, एक रहस्यमयी ब्राह्मण के द्वारा वो पांडुलिपियां दे के वो चला जाता है। अब जैसे ही यहाँ पे आर श्याम शास्त्री बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे, समझते थे भारत के राजनीतिक एस्पेक्ट को, सामाजिक ऐतिहासिक एस्पेक्ट को समझते थे, और लाइब्रेरियन थे, तो उनको पता था, बुक्स वगैरह से जुड़े हुए थे व्यक्ति। तो यहाँ पे रहस्यमय पंडित या ब्राह्मण ने वहां पे सही जगह इसको ट्रांसफर करके यहाँ पे आर श्याम शास्त्री को वो प्रोवाइड करा दी। उस व्यक्ति का फिर बाद में पता भी नहीं चल पाया उस ब्राह्मण के बारे में, लेकिन बताया जाता है जब आर श्याम शास्त्री ने उस संस्कृत ग्रंथ का अध्ययन किया, उस पांडुलिपियों का अध्ययन किया, ताड़पत्रों में लिखी गई जो पांडुलिपियां थी, उनका अध्ययन करने के बाद उन्होंने पता लगाया कि ये एक्चुअल में कोई और नहीं है, वही है जो मुद्रा राक्षस में कौटिल्य ने, विशाखदत्त ने बोला है, वही है जो बौद्ध ग्रंथों में कहीं ना कहीं यहाँ पे अलग अलग बुद्ध जो विचारक है उन्होंने बोला है, वही है जो जैन ग्रंथों में कहीं ना कहीं उल्लेख किया गया है। तो जैन, बौद्ध या फिर हमारे जो विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस है, उसमें जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र की बातें आई हैं, वो कहीं ना कहीं अब एक्चुअल ग्रंथ के रूप में आर श्याम शास्त्री को मिल गई है। पहले तो कहीं और से हमें पता चल रहा था कि अर्थशास्त्र में ये लिखा है, वो लिखा है, अब एक्चुअल में सीधा अर्थशास्त्री हमें मिल चुका है, आर श्याम शास्त्री को मिल चुका है। उन्होंने इसको इंडियन एंटीक्वेरी नाम की एक पत्रिका में इसको प्रकाशित करना शुरू कर दिया। एक अंग्रेजी की पत्रिका थी, 1915 के आसपास इसका प्रकाशन पूरा भी हो जाता है, बहुत हद तक सफल भी होता है। दुनिया को अब पता चल रहा है कि यहाँ पे कौटिल्य की बातें क्या थी। इतनी यथार्थवादी बातें जो हैं, दुनिया देख करके चकित रह जाती है। वो बोलती है कि भारत सिर्फ धर्म और दर्शन का गढ़ नहीं है, भारत सिर्फ और सिर्फ धर्म, दर्शन शास्त्र का जगह नहीं है, केंद्र बिंदु नहीं है, या कहीं ना कहीं यहाँ पे एक एक ऐसा देश नहीं जहाँ पे सिर्फ धर्म की बातें होती, संस्कृति की बातें होती, विचारधारा की बातें होती, या फिर दर्शन की बातें होती। यहाँ पर कूटनीति की बातें भी होती, यहाँ पे यथार्थ की बातें होती हैं, यहाँ पे युद्ध संबंधी टैक्टिक्स की बातें होती, यहाँ पे अलग अलग युद्ध रणनीतियों की बात होती है। ऐसा व्यक्ति ये है चाणक्य, ऐसी बातें करने वाला व्यक्ति जो है प्राचीन काल में, वो है चाणक्य, जिसने ये बातें की हैं। अब कुछ यहाँ पे विचारक यहाँ पे इस तरीके से बोलेंगे अलग अलग बातें, लेकिन यहाँ पे आर श्याम शास्त्री ने यहाँ पे क्लियरली दुनिया को डिफाइन कर दिया कि कौटिल्य एक खुद में क्या है, व्यक्ति नहीं है, एक विचार है, एक इच्छा शक्ति है, एक किंग मेकर है, जिसने चंद्रगुप्त को क्या कर दिया, यहाँ पे किंग बनाने का यहाँ पे काम किया है। एक कैसा व्यक्ति है जिसने दुनिया को, जिसमें भारत को, अगर हम भारत की बात करें, यूनान के आक्रमण से सुरक्षा दिलवाई है। यूनान के जो विखंडनवादी नीति थी, दुनिया के हर एक राज्य को हराओ, तोड़ो उसको, उस पर कब्जा कर लो, उसको कहीं ना कहीं उसने कहे चैलेंज करके भारत को यूनाइट करने का काम किया। तो ऐसे समय में एक ऐसा विचारक जिसने वाकई सिकंदर के जो उत्तराधिकारी थे, सेल्यूकस जैसे लोगों को यहाँ पे चुनौती दी, उनको हराया, उनको भारत से खदेड़ दिया। तो ये वो व्यक्ति है जिसने ऐसा काम किया। श्याम शास्त्री जैसे लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अब एक बात यहाँ पे ये भी समझनी पड़ेगी कि कुछ थिंकर्स इनको निगेटिव एस्पेक्ट में भी याद रखते हैं। अगर हम उनकी बात करें तो नकारात्मक कुछ सोच वाले व्यक्ति हैं जो कौटिल्य को कौटिल्य नाम मान करके बोलते हैं कि एक टाइटल है, ये एक पद है, ये कौटिल्य क्या है, एक पद है, एक थॉट है, विचार है। कौटिल्य क्या है, एक तो टाइटल है, ये एक उपाधि है, हम इसको एक टाइटल बोलेंगे या उपाधि बोलेंगे। और जो इसके द्वारा रचित, या फिर हम कहें कि अर्थशास्त्र जो बुक है, ये कोई एक विचार नहीं है, या कोई एक विचारधारा एक लेखक के द्वारा नहीं कही गई है, ये स्कूल ऑफ थॉट है, विचारों का समूह है, स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं जिसको, विचारधारा कहते हैं, विचारों का समूह कहते हैं। बहुत सारे इसमें ये पैराडाइम एक, इसमें बहुत सारे विचार, बहुत सारी विचारधाराएं इसमें शामिल होती हैं। अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे, उनको कहा, उनको समझाया और उनको प्रतिपादित किया बेहतरीन तरीके से। तो ये बात यहाँ पे कौटिल्य के लिए कही जाती है। कुछ नकारात्मक अप्रोच वाले व्यक्ति हैं, उनकी हम बात करें तो जैसे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है ए बी कीथ का। ठीक है,
एबी कीथ। एबी कीथ यहाँ पे क्या कहते हैं, उनको हम समझते हैं। यहाँ पे एक और व्यक्ति का नाम आता है, वो है थॉमस ट्रॉटमैन हो गए हैं जैसे, ठीक है, थॉमस ट्रॉटमैन है, ट्रॉटमैन, ठीक है। एंड देन उसके बाद एक नाम और आता है रोमिला थापर का, ठीक है, रोमिला थापर। तो ये लोग यहाँ पे थोड़ा अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे बोलते हैं कि कौटिल्य जो है ना, कोई एक व्यक्ति नहीं है, ये क्या है, अलग अलग विद्वानों का एक समूह है जो अर्थशास्त्र में अपने अपने विचार डालते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं अलग अलग समय में। कोई एक खास समय में ऐसा नहीं किया गया है। अब हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि कौटिल्य और चाणक्य का यहाँ पे इस लोगों ने विरोध क्यों किया। साथियों, ये बात आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए विरोध किया क्योंकि एबी कीथ ने एक बात नोटिस की कि यूनान का उस समय दबदबा था दुनिया में। जब चंद्रगुप्त या चाणक्य अपना जो है ये बस मौर्य साम्राज्य विस्तारित कर रहे थे भारत में, मगध एम्पायर, मगध महाजनपद के अंतर्गत, तो यहाँ पे यूनान का जो एक राजदूत है मेगास्थनीज, ये आया था भारत में, ठीक है, राजदूत बन करके मेगास्थनीज भारत में आया था। किसके दरबार में, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा इतिहास में, मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अब मेगास्थनीज की आपने किताब पढ़ी हुई, वो है इंडिका। इंडिका में कहीं भी कौटिल्य नाम के विचारक का जिक्र ही नहीं है, चाणक्य नाम के विचारक का जिक्र नहीं है। अब बताया जाता है कि जब चंद्रगुप्त का सबसे बड़ा सलाहकार, सबसे बड़ा महामंत्री, सबसे बड़ा प्रधानमंत्री, जो मुख्यमंत्री है, जो जो मैन वहां पे शासन प्रशासन को हैंडल कर रहा है, सलाह दे रहा है, उस इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति का जिक्र यहाँ पे मेगास्थनीज नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा हर एक चीज का जिक्र किया है मेगास्थनीज ने, ठीक है, हर एक एस्पेक्ट का जिक्र किया है। तो ऐसे में समझना मुश्किल हो जाता है कि चाणक्य का जिक्र करना यहाँ पे जो है मेगास्थनीज ने क्यों नहीं किया। क्या वाकई यहाँ पे चाणक्य का अस्तित्व नहीं था क्या? क्या चाणक्य कोई एक व्यक्ति नहीं था, विचारों का समूह था क्या? क्या बहुत सारे विद्वान यहाँ पे मिल करके जो बातें यहाँ पे अर्थशास्त्र में लिख रहे थे, उन लोगों को चाणक्य या फिर कौटिल्य कहा जा रहा था? तो सोचने वाली बात है। यहाँ पे एबी कीथ ने पॉइंट उठाया, ट्रॉटमैन भी यही कहते हैं कि इनके जो विचार है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेल नहीं खाते हैं उस समय के हिसाब से। यहाँ पे मेगास्थनीज ने जो बातें बोली हैं, वो बातें थोड़ा अलग हैं, वो बातें थोड़ा अलग है, और चाणक्य के द्वारा कही गई बातें बहुत अलग हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे होती है, इन्होंने भी वही मेगास्थनीज वाला पॉइंट उठाया, और रोमिला थापर ने भी यही पॉइंट उठाया। इन्होंने बात, ट्रॉटमैन ने एक बात बहुत अच्छे से बोली है कि ये जो है ना, फोर्थ 400 बीसी या फिर 300 बीसी या फिर 200 बीसी के आसपास बहुत सालों तक लिखा गया एक ग्रंथ है। मतलब कहने की बात ये कि कौटिल्य ने अगर लिखा होता ग्रंथ, तो वो शायद 40-50 साल, अधिकतम 100 साल या फिर 70 साल के आसपास लिखा होगा ग्रंथ। मान लो कौटिल्य शायद 70-80 साल जिए होंगे, तो उन्होंने अपनी 70-80 साल की एज में ही उसको खत्म कर दिया होगा लिख करके। लेकिन नहीं, उन्होंने यहाँ पे बोला कि ये 400 बीसी में भी इसकी कुछ बातें जोड़ी गई हैं, इसमें 300 बीसी वाली बातें भी जोड़ी गई हैं, मतलब उस कालक्रम के अनुसार बातें हैं, कुछ इसमें 200 बीसी वाली बातें भी कुछ कालक्रम अनुसार जोड़ी गई हैं। तो यहाँ पे अकेले कौटिल्य इतने 300-400 साल थोड़ी जिएंगे। अकेले एक व्यक्ति होता तो 300-400 साल जीता क्या? नहीं, बहुत सारे थिंकर्स आए हैं यहाँ पे। तो ये बात यहाँ पे ट्रॉटमैन ने बोली। नॉमिला थापर भी इनकी कहीं ना कहीं अगुवा बनती है और इनकी बातों को फॉलो करती है यहाँ पे, कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो जिक्र है इंडिका में किया जाता है मेगास्थनीज के द्वारा सेंड्रोकोटस नाम से, लेकिन यहाँ पे चाणक्य का जिक्र क्यों नहीं है? क्या चाणक्य रहस्य है क्या? क्या कौटिल्य एक रहस्य है? तो ये बात यहाँ पे उठाई जाती है। अब यहाँ पे बहुत सारे थिंकर्स यहाँ पे इसको काउंटर करते हैं। क्या काउंटर करते हैं? जो कुछ ऐसे सकारात्मक थिंकर है, जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पे कुछ सकारात्मक थिंकर्स की, तो वो है सकारात्मक अप्रोच को लेकर के बात करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूं, कांगले की बात करूं, ठीक है, कांगले हो गए हैं, जायसवाल हो गए हैं, ठीक है, तो ऐसे कुछ थिंकर्स हैं। ठीक है, अगर मैं उनकी बात करूं तो कांगले हो गए हैं, जायसवाल हो गए हैं, ये लोग बोलते हैं कि देखो जो ये हमारे जॉर्ज मेडलॉस की है, ठीक है, इनकी बात हम कर लेते हैं, ठीक है, जॉर्ज मॉडल्स की या फिर मॉडल्स की, ठीक है। तो ये जो है मॉडल्स की हैं, कांगले हैं, जायसवाल है, आरपी जायसवाल है, ठीक है, आरपी जायसवाल या फिर ऐसा कुछ इनका नाम है, ठीक है। तो और श्याम शास्त्री हैं, जैसे श्याम शास्त्री की बात करी जाए, ठीक है, वी आर मेहता हो गए हैं, वी आर मेहता है, और जायसवाल है कुछ, पी के जायसवाल, ठीक है, पी के जायसवाल, ये केपी जायसवाल करके एक बार देखना पड़ेगा इनका। तो ये लोग क्या है, ये लोग कह रहे हैं कि कौटिल्य जो है एक ऐसा व्यक्ति है जो कि कहीं न कहीं एक खास एक व्यक्तित्व का, मतलब हम उसको सीमित नहीं कर सकते हैं। वो अपने समय का एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कि बाकियों के मुकाबले क्या है,
काफी हद तक ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा डाइवर्स सोच रहा है, ज्यादा यहाँ पे समझ रहा है, क्योंकि वो एक तक्षशिला विश्वविद्यालय का प्रोफेसर है। वो दुनिया से परिचित है, वो यहाँ पे बहुत बुरे दौर से गुजर करके सामने आया है, दुनिया को उसने देखा है, उसने समझा है, हर एस्पेक्ट को उसने जिया है। वो एक प्राध्यापक है, एक सलाहकार है, एक किंग मेकर है। वो एक ऐसी इच्छा शक्ति है, इन्होंने क्या बोला है, कांगले की मैं अगर बात करूं, इन्होंने इच्छा शक्ति बोला है कि ये एक व्यक्ति नहीं है, कि ऐसा इच्छा शक्ति है उसके अंदर। उसने अपना पूरा जीवन एक खास अपनी पर्सनल एक डिजायर, एक इच्छा को पूरा करने में लगा दिया है। इसलिए लोग उनको ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। शायद लग रहा है कि शायद वो दो तीन व्यक्ति होंगे जिन्होंने बातें लिखी है, नहीं, वो एक खास व्यक्ति है जिसने वो अपनी इच्छाओं को समेट करके एक ग्रंथ में डाल दिया है। उसको कैसे पूरा करना है, उसने उस तरीके से उसको समझाया है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कैसे कांगले, जॉर्ज वगैरह इसको डिफाइन करेंगे। अब श्याम शास्त्री को मैं बता चुका हूं कैसे उन्होंने खोज की, फिर कैसे दुनिया को बताया। जॉर्ज मॉडल्स की क्या कहते हैं यहाँ पे, जॉर्ज मॉडल्स की इसको एक लोक प्रशासक के रूप में डिफाइन करते हैं। क्या है, एक इच्छा शक्ति, किसने कहा, कांगले ने कहा कि कौटिल्य की इच्छा शक्ति है। लोक प्रशासक, लोक प्रशासन का कर्ता धर्ता, ये लोक प्रशासन का जनक, किसने कहा है इसको, जॉर्ज मॉडल्स्की ने कहा है। यहाँ पे शाम शास्त्री ने यहाँ पे क्या कहा, शाम शास्त्री भी इसको कहीं ना कहीं यहाँ पे पुनर्खोज करते हैं, यहाँ पे खोजकर्ता हम इनको बोलेंगे। इन्होंने अर्थशास्त्र की खोज की और उसको इंडियन एंटीक्वेरी नाम की एक जो पत्रिका थी उसमें प्रकाशित करके दुनिया को समझाया कि कैसे भारत में भी सिर्फ और सिर्फ धर्म और दर्शन का विकास नहीं हुआ, राजनीतिक विचारों का भी विकास हुआ। बी आर मेहता यहाँ पे अर्थशास्त्र को और कौटिल्य को यहाँ पे बताते हैं कि कौटिल्य सिर्फ शासन पे आधारित एक व्यवस्था या फिर किताब नहीं है, प्रशासन और राजनीति का क्या है यहाँ पे केंद्र है। प्रशासन और राजनीति का यहाँ पे, राजनीति का यहाँ पे क्या है, समावेश है, केंद्र है राजनीति का समावेश। ठीक है, तो ये एक ऐसी किताब है जो प्रशासन को और राजनीति की बातें करती है। ठीक है, उसके बाद हम जायसवाल की बात करें तो जायसवाल ने यहाँ पे बोला है, पीके जायसवाल जो है यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो कौटिल्य है वो ऐसे समय में अपनी बातों को लिख रहे हैं जब भारत किससे जूझ रहा है, यूनान के आक्रमण से जूझ रहा है, जब भारत आंतरिक असुरक्षा से जूझ रहा है, अलग अलग महाजनपद आपस में लड़ रहे हैं, जब भारत में असुरक्षा की भावना और नंद वंश जैसे, घनानंद जैसे राजा यहाँ पे क्या है बैठे हुए हैं, जो कि क्रूर हैं, तानाशाही प्रवृत्ति वाले हैं, जिनको जनता से कोई मतलब नहीं, जिन्होंने प्रजा कल्याण का कोई यहाँ पे पॉइंट ही नहीं सोचा है, उनका उद्देश्य ही नहीं है। ऐसे समय में एक व्यक्ति आता है जो क्या करता है, प्रजा के कल्याण की बात करता है, प्रजा सुख की बात करता है। यहाँ पे एक और बात मैं ऐड करूंगा, कांगड़े ने यहाँ पे योगक्षेम, योगक्षेम की बात की है। योगक्षेम पता होना चाहिए, योगक्षेम के पर बल देने वाला व्यक्ति है जो कि कौन है, कौटिल्य है। योगक्षेम मतलब होता है प्रजा के कल्याण या प्रजा के सुख में अपना सुख देखना। तो ये बात यहाँ पे किसने बोली है, अलग अलग थिंकर्स ने बोली है। आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे कल्याणकारी राज्य की बात यहाँ पे ये जैसे जॉर्ज मॉडल्स की यहाँ पे करेंगे। लोक प्रशासक, लोक प्रशासक में वो कल्याणकारी राज्य की बात भी करेंगे। शाम शास्त्री यहाँ पे खोज करता है, इंडियन एंटीक्वेरी के माध्यम से उन्होंने इसको विस्तारित किया है और उन्होंने बताया कि कौटिल्य, चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति है, तीनों क्या है, एक ही व्यक्ति है। पी आर मेहता ने यहाँ पे प्रशासन और राजनीति का यहाँ पे समावेश बताया अर्थशास्त्र में। पी के जायसवाल यहाँ पे कहते हैं कि जो ये किताब है, ठीक है, के पी जायसवाल है जहां तक, ठीक है, ये के पी जायसवाल शायद कर लेना, के पी जायसवाल, ठीक है, के पी जायसवाल। तो के पी जायसवाल यहाँ पे बोलते हैं ये क्या है, प्रजा सुख में ही क्या है अपना सुख देखने वाला, राजा स्थापित करने वाला व्यक्ति है ये कौटिल्य। तो इस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया है। जैसे यहाँ पे कांगले की बुक का नाम है द कौटिल्य अर्थशास्त्र, ठीक है, द कौटिल्य अर्थशास्त्र ये किताब का नाम है अपना, द कौटिल्य, कौटिल्य अर्थशास्त्र, ये किताब का नाम आप याद रखना, किसकी किताब है ये, कांगले की किताब है जो कि इन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र के ऊपर लिखी है। तो इस तरीके से आपको बातें अब समझ में आ गई होगी। अब हमें आगे जो समझना है वो समझना है इनकी पुस्तक के बारे में डिटेल में। चंद्रगुप्त मौर्य की हम कौटिल्य की शख्सियत के बारे में हम देख चुके हैं, उनके ऊपर अलग अलग विचार क्या रखते हैं उनकी बुक के ऊपर। अब हमें समझना है कौटिल्य की जो रचना है, अर्थशास्त्र नाम की जो रचना है, ये क्या है। अब इसमें अगर एक वर्ड आता है अर्थ, मीन्स क्या होता है, अर्थ मीन्स होता है, अर्थ का तात्पर्य होता है कौटिल्य के अनुसार, अर्थ का मीन्स होता है ऐसी भूमि, ऐसी जगह जिस पर मनुष्य क्या होते हैं, बसे हैं। और मनुष्य सिर्फ बसे नहीं होते, मनुष्य क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं, जीवन यापन करते हैं, ठीक है। उसके साथ ही वो मनुष्य अपना क्या है, कल्याण करते हैं, ठीक है। साथ में उन पर एक सत्ता भी होती है, राज्य, एक प्रशासनिक सत्ता होती है, राजनीतिक सत्ता होती है, जो उनके कल्याण में हमेशा तत्पर रहती है।
कल्याण में तत्पर रहती है। और वो सत्ता कहीं न कहीं आगे जाकर भी क्षेत्र विस्तार पे भी बल देती है, क्षेत्र विस्तार। और क्षेत्र विस्तार को और समृद्ध करके वो और आगे बढ़ाने पे फोकस करती है। जैसे क्षेत्र पर कब्जा करना, उस पर नियंत्रण स्थापित करना, उसको कहीं न कहीं संरक्षित करना और फिर उसको कहीं न कहीं लोगों में ही वितरित कर देना। तो इस प्रकार की बातें अर्थ के माध्यम से उन्होंने अर्थशास्त्र में समझाई हैं कि अलग-अलग क्षेत्रों को कैसे कब्जे में लिया जाए और कैसे उसमें कल्याण किया जाए। आखिर यहाँ पे कौटिल्य का उद्देश्य सिर्फ कब्जा करना नहीं है, किसी क्षेत्र पे कब्जा करना। कब्जा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कल्याण देना है वहां पे। कौटिल्य अगर यहाँ पे अर्थशास्त्र में कोई भी क्रूर बातें कर रहे हैं, कोई भी उग्रवादी बातें कर रहे हैं, कोई भी आक्रामक बात कर रहे हैं, कोई भी धोखेबाजी वाली बातें कर रहे हैं, गुड़ पुरुष की बात कर रहे हैं, विषकन्या की बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा यहाँ पे सेंटर पॉइंट क्या रख रहे हैं वो बार बार यहाँ पे कि कोई भी क्षेत्र पे हम कब्जा करना चाहते हैं। और वो भी इसीलिए क्योंकि हमें क्या करना है, उस क्षेत्र में, उस जनता में, उस भूभाग में वहां के रहने वाले निवासियों को कल्याण की भावना से क्या करना है, ओतप्रोत करना है, जो कि नंद वंश नहीं दे पाया, घनानंद नहीं दे पाया। वो हम मौर्य साम्राज्य में करके दिखाएंगे और उन्होंने करके भी दिखाया। तो ये उनके ग्रंथ में बहुत बड़ी हद तक यहाँ पे अच्छे से मेन ऑब्जेक्टिव के तौर पे दुनिया को समझाया है, बताया है। 1905 में बता चुका हूँ, मैसूर रियासत के रुद्रपट्टनम श्याम शास्त्री इसकी पांडुलिपि को प्राप्त करते हैं और इसकी खोज आपको पता हो गई कि यहाँ पे किसने की है, रुद्रपट्टनम श्याम शास्त्री, जो कि ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2022 में आ चुका है और जहां तक शायद 24 में भी आ चुका है। 24 में आया है, 22 में नहीं आया है, ठीक है। इसके बाद इसकी विषय वस्तु, इसके कंटेंट क्या है, देखो आपको पता होना चाहिए। 15 अधिकरण है इसमें, 150 अध्याय है, तो जिसमें लोक प्रशासन, राजनीति, शासन कला और कूटनीति का वर्णन किया गया है, ठीक है। और दुनिया को इस ग्रंथ के बारे में पता कब चला, 1909 में पता चला, जब उन्होंने क्या किया, इसको इंडियन एटिक्विरी नाम की एक पत्रिका में प्रकाशित किया। 1915 में इसको कहीं ना कहीं इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया। बाद के कुछ विचारकों ने 1915 में भी इसको ट्रांसलेट करके दुनिया के सामने रखा, ठीक है साथियों। अब हमें समझना है यहाँ पे कि कौटिल्य जो है यहाँ पे इस अर्थशास्त्र की किताब में किस प्रकार की बातें करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझते हैं कौटिल्य की अर्थशास्त्र की किताब के बारे में। ठीक है, अब एक बात, अब अगर आपको पता करना है तो सबसे पहले कौटिल्य की अगर हम बात करें, ठीक है, कौटिल्य की हम बात करें तो एक बात आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। कौटिल्य ने कई सारी रचनाएं की हैं, ठीक है। उनकी बुक्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने बुक्स मेनली 3 एस्पेक्ट में देखी जाती है उनकी बुक्स वर्तमान समय में। एक तो आपको पता होगा अर्थशास्त्र, में ऑलरेडी बता चुका हूँ अर्थशास्त्र के बारे में, ठीक है। एक तो अर्थशास्त्र है, दूसरी उनकी महत्वपूर्ण किताब है चाणक्य नीति, ठीक है, चाणक्य नीति। और तीसरी उनकी किताब है चाणक्य सूत्र, चाणक्य सूत्र। ये 3 किताबों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन तीनों किताबों में कौटिल्य ने अपनी अपनी जो है अलग अलग तरीके के विचार रखे हैं। कौटिल्य अगर आपको अगर पढ़ना है उनके राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में, राजनीतिक सिद्धांतों, राजनीतिक सिद्धांतों, ठीक है, राजा के सार्वजनिक जीवन, सार्वजनिक, सार्वजनिक मतलब पब्लिक, पब्लिक स्फीयर में एक सत्ता, राजा कैसा होना चाहिए, सार्वजनिक जीवन उसका कैसा होना चाहिए, राजा के सार्वजनिक जीवन की बातें यहाँ पे की गई हैं। राजनीति के सार्वजनिक पक्ष को यहाँ पे समझाया है, तो सार्वजनिक जीवन पक्ष यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया है। अगर यहाँ पे चाणक्य नीति की बातें करें तो उन्होंने इसमें एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन या व्यक्तित्व विकास पे बल देने, एक व्यक्ति बोलते हैं ना चाणक्य नीति पढ़ना चाहिए, अगर अपने व्यक्तित्व को सुधारना है तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, चाणक्य नीति पढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने व्यक्तित्व विकास के लिए ये बुक की रचना की है कि इंसान को कौन कौन सी आदतों पे ध्यान देना चाहिए, कौन सी आदतें बदलनी चाहिए, कौन सी आदतें छोड़ना चाहिए, कौन सी आदतें बनाना चाहिए। इस तरीके की बातें उन्होंने इसमें की है। इसमें उन्होंने नैतिक मूल्यों की बातें भी की है, मूल्यों पे बल दिया है, कुछ मूल्यों पे बताए हैं। इसमें उन्होंने कहीं ना कहीं क्या बोला है कि कोई व्यक्ति जीवन का निर्वाह, जीवन निर्वाह कैसे करेगा, जीवन निर्वाह कैसे करेगा, इसका समझा है जीवन निर्वाह, एक व्यक्तिगत जीवन निर्वाह की बात यहाँ पे समझाई उन्होंने। इसमें उन्होंने ये बताया कि एक व्यक्ति को व्यावहारिक ज्ञान कौन सा रखना चाहिए, कुछ व्यावहारिक ज्ञान हर एक व्यक्ति को होने ही चाहिए, कुछ बेसिक बिहेवियर के नॉलेज दुनिया में हर एक व्यक्ति को होना चाहिए। अब जैसे व्यवहारिक ज्ञान में बात करूँ तो जैसे किससे किसी से कैसे बात करना है, किसी से कैसे कोई भी कम्युनिकेशन करना है, ये सब तरीके का नॉलेज आपको होना चाहिए। प्रोफेशनल कैसे रहना चाहिए, आप कुछ मामलों में आपको किसी की मदद करना है तो किस आधार पे जाकर के गहराई से मदद करना चाहिए, कुछ मामलों में दूर रहना भी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे मतलब एस्पेक्ट में उन्होंने समझाया है। तो ये क्या है, चाणक्य नीति है। और चाणक्य सूत्र क्या है, श्लोकों का समूह है। इसको बहुत ही संक्षिप्त रूप में उन्होंने
लिखा है, ये भी राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ यहाँ पे उल्लेख किए गए हो। खास तौर पे यहाँ पे मैं बोलूंगा यहाँ पे कि चाणक्य नीति का ही एक संक्षिप्त रूप है। चाणक्य नीति का जो चाणक्य नीति है उसको ही व्यक्तिगत तौर पे यहाँ पे एक संक्षिप्त स्तर पे उन्होंने समझाया है। ठीक है, तो चाणक्य नीति का हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे कि संक्षिप्त स्तर है ये। ठीक है, संक्षिप्त स्तर है, इसमें कहीं उन्होंने इसमें भी जीवन मूल्यों की बात की है, राजनीति की बात की है और व्यवहारिक पक्ष की बात की है। ठीक है, व्यवहार की बात की, व्यवहारिक पक्षों की बात की, तो ये हमें पता होना चाहिए, ये चाणक्य की मुख्य कृतियां हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े तो आपको बातें कुछ और भी यहाँ पे होना चाहिए पता। अच्छा, यहाँ पे एक बात और हम ये पता कर लेते हैं कि कौटिल्य ने जो ये किताब लिखी है अर्थशास्त्र, ये किताब में क्या क्या है ये देखते हैं। अर्थशास्त्र नाम की किताब है, इसमें क्या क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं तो ये किताब की संरचना क्या है, तो अर्थशास्त्र की किताब में आपको क्या क्या मिलेगा, आपको पता होना चाहिए। इसमें 15 क्या है, अभिकरण है। अभिकरण क्या होते हैं, बुक्स होती हैं। आप देख रहे हो वही अलग अलग ग्रंथ है, ऐसे इतने मोटे मोटे ऐसे 15 ग्रंथ है इसके। ठीक है, ऐसे 15 इसमें अभिकरण है। ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इसको बुक्स कह सकते हैं। ठीक है, इसमें 15 अभिकरण है, 150 अध्याय है इसमें, चैप्टर्स कह सकते हैं, विषय कह सकते हैं। ठीक है, 150 अध्याय है इसमें। और इसके अलावा इसमें क्या है, देखो इसमें 180 के लगभग आपको प्रकरण मिलेंगे। ठीक है, 180 के आसपास इसमें प्रकरण मिलेंगे, जो कि बताते हैं कि एक व्यक्ति को यहाँ पे किस प्रकार की विषय वस्तु से यहाँ पे अगर डिस्कस करना है तो उसको कौन से प्रकरण पढ़ने चाहिए। प्रकरण मतलब एक प्रकार से विषय वस्तु, विषय है ये अलग अलग। ठीक है, बुक्स, अध्याय, अध्याय मतलब चैप्टर्स ही होते हैं, वो आपको पता है। 6000 इसमें श्लोक दिए गए हैं, 6000 के आसपास इसमें श्लोक दिए गए हैं। ठीक है, और उसमें डिटेल में उसको समझा रखा है। तो ये आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर इसमें बात आ गई इसके अर्थशास्त्र में खोज की, तो खोज के मामले में हम अगर बात करें तो यहाँ पे आपको बता चुका हूँ 1904-5 के आसपास रुद्रपट्टनम श्याम शास्त्री को यहाँ पे, आर श्याम शास्त्री को यहाँ पे इसका श्रेय जाता है। पुनर्खोज की बात करें हम, पुनर्खोज, ठीक है, पुनर्खोज लिखना चाहिए। चलिए, तो पुनर्खोज का यहाँ पे श्रेय जाता है आर श्याम शास्त्री को, जिन्होंने फिर उसके बाद मैसूर के ओरिएंटल लाइब्रेरी में उन्होंने काम किया। उसके बाद इसको इंडियन एंटीक्वेरी नाम की एक पत्रिका में इसको छपवाया था। ठीक है, इंडियन एंटीक्वेरी नाम की पत्रिका में इसको छपवाया था। ये रहता है प्रकाशन इनका। अब इसके माध्यम से यहाँ पे आर श्याम शास्त्री ने क्या बताया, मैं पहले ही ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 1905 में जब उन्होंने खोज लिया तो दुनिया को बता दिया 20वीं सदी में कि भारत सिर्फ धर्म और दर्शन का केंद्र नहीं है। पहले दुनिया भारत को किस रूप में जानती थी, कि भारत तो जैसे बौद्ध है, जैन है, लोकायत दर्शन है दर्शन के मामले में, और दूसरा है धर्म के मामले में। तो धर्म, अलग अलग धर्मों की जगह है तो आपको भारत जाना चाहिए, अलग अलग दर्शन को पढ़ना है तो आपको भारत जाना चाहिए। लेकिन कोई भी कूटनीतिक मामले में, राजनीतिक मामले में भारत को यहाँ पे कहीं ना कहीं कंसिडर नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ यूनान को कंसिडर करता था। राजनीतिक पक्ष में अगर कुछ भी पढ़ना है, समझना है, तो आपको, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अंग्रेज आने, जब अंग्रेज भारत में थे तो 19वीं 20वीं सदी में भारत को कंसिडर राजनीतिक रूप से किया ही नहीं जाता था। भारत एक पिछड़ा देश है राजनीति के मामले में, यहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो ऐसे में भारत में जब जैसे ही पुस्तक का प्रकाशन होता है, दुनिया समझ जाती है कि भारत वो देश है जहाँ पे राजनीति का भी बहुत बड़े पैमाने पर विकास हुआ। और राजनीति का भी कौन सा रूप, एक यथार्थवादी रूप, यथार्थवादी विचारधारा, और एक उग्र आक्रामक राजनीतिक। ठीक है, जिसमें साधन और साध्य दोनों पर बल ना दे करके सिर्फ और सिर्फ साध्य की यहाँ पे पराकाष्ठा को देखा है, साध्य की यहाँ पे इंपॉर्टेंस को बताया है। आप साधन कोई भी यूज करो, लेकिन अपने साध्य तक पहुंचना चाहिए। उसमें चाहे कौन सी कोई सी भी टैक्टिक्स अपनाओ, कोई सी भी धोखेबाजी करो, कोई सा भी षड्यंत्र करो, आपका लक्ष्य तक पहुंचना, आपका युद्ध का जीतना जरूरी है। तो युद्ध जीतने की ऐसे ऐसे टैक्टिक्स जो यहाँ पे बताए गए हैं, वो दुनिया को चकित कर देते हैं कि ये भारत के लोग भी ऐसा कर सकते हैं क्या, भारत के लोग भी इतना एडवांस सोच सकते हैं क्या, ऐसी ऐसी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं क्या। तो उससे हम परिचित हो गए। इसके बाद आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब ये कौटिल्य ने ये किताब लिखी थी, तो मैं बता चुका हूँ 15 विवरणों में किताब लिखी है। अब 15 विवरणों में किताब तो लिखी है, लेकिन इस किताब में आखिर है क्या, कौन कौन से सिद्धांतों की बात की गई है, तो कुछ बातें आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला एक बात ये है कि इसमें मंडल सिद्धांत, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट आपको सिद्धांत मिलेगा। कंटेंट क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं कंटेंट इसमें क्या है, अगर अर्थशास्त्र में पूछा जाए कि कौन कौन सा कंटेंट है, या फिर एग्जाम में ऐसा आ सकते हैं सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किस किताब में किया गया है, तो अर्थशास्त्र का कंटेंट आपको मिलेगा। एक तो इसमें सप्तांग सिद्धांत है, और सप्तांग सिद्धांत आपको पता होना चाहिए क्या है। सप्तांग सिद्धांत इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें 7 अंगों की बात की है। राज्य के क्या होते हैं, 7 अंग होते हैं। राज्य के 7
अंग होते हैं। क्या होते हैं? 7 अंग होते हैं। जैसे हम जानते हैं क्या होता है, राजा होता है, फिर जनपद होता है, फिर अमात्य होता है, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, ठीक है, ये सब होता है, 7 अंग होते हैं। दूसरा इसमें क्या है, मंडल सिद्धांत को बताया है, और मंडल सिद्धांत ये राज्य का चक्र है, राज्य का चक्र है मंडल सिद्धांत। इसमें राज्य के चक्र के माध्यम से इन्होंने क्या बताया है, कैसे एक राजनीतिक रूप से आप अपनी कूटनीति सॉरी कूटनीति के माध्यम से आप अपनी राजनीति को क्या कर सकते हो, एनरिच कर सकते हो। कूटनीति का यूज करना बताया, विदेश नीति का यूज करना बताया, कैसे विदेश नीति विकसित की जाती है, कैसे विदेश नीति बनाई जाती है मंडल सिद्धांत के अंतर्गत। इसी में उन्होंने षाटगुण्य नीति की बात की है, षाटगुण्य नीति, षाटगुण्य नीति की बात की है, ठीक है। अच्छा, मंडल सिद्धांत में होता क्या, अरि, मित्र, विजिगीषु, ठीक है, तो इन सब की बातें आप मंडल सिद्धांत में पढ़ोगे। षाटगुण नीति में आप पढ़ते हो जैसे ठीक है, इसमें पढ़ते हो जैसे द्वैधी भाव है, संशय है, आसन है, ठीक है, ये सब ऐसी 6 क्या होती है, नीतियां होती हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जैसे इसमें शांति वगैरह जैसे हो गया है। 4th नंबर पे जैसे इसमें बात की गई है चातुर्गुण नीति, साम दाम दंड भेद, चातुर्गुण नीति, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं बस नाम बता रहा हूँ क्या क्या इसमें उल्लेख है। इसमें न्याय के प्रकार बताए गए हैं कि न्याय के कौन कौन से प्रकार होते हैं, धर्मस्थीय, कंटक शोधन, प्रतिष्ठा, ये सब अलग अलग न्यायाधीश हैं, अलग अलग कोर्ट हैं, तो न्याय के प्रकारों के बारे में बताया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें दंड नीति के बारे में बताया गया। दंड नीति, दंड नीति को बहुत अच्छे से इन्होंने डिफाइन किया है। दंड नीति क्यों नहीं, क्यों की जरूरी, दंड नीति की इंपॉर्टेंस बताई है। दंड नीति इसलिए जरूरी है क्योंकि समाज में फैला है जंगल राज, समाज में फैला है मत्स्य न्याय। समाज में अगर हमें क्या करना है, शांति लाना है, समाज में अगर बड़ी मछली छोटी मछली को नहीं खाए, समाज में अगर हर एक व्यक्ति कमजोर की भी उतनी महत्व दे, कमजोर को भी उतना ही क्या है इंपॉर्टेंस दे, कमजोर को कहीं ना कहीं शोषण करना बंद कर दे, तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है डर। और डर तभी आएगा जब दंड नीति को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, हम लॉ एंड ऑर्डर बनाएंगे, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर बनाएंगे कि लोग डरे कोई भी अपराध करने से। तो ये बात यहाँ पे उन्होंने इंपॉर्टेंट बताई है। ये क्या है, चाणक्य क्या है, अर्थशास्त्र का कंटेंट है, मतलब उसमें उन्होंने इन इन विषय वस्तुओं के बारे में बातें की हैं। अब इसके बाद हम बातें आगे करें तो 15 जो अभिकरण है कौटिल्य के, ठीक है, 15 अभिकरण है, उस 15 अभिकरणों की हम बात और कर लेते हैं। कौटिल्य ने जब अपनी अर्थशास्त्र लिखी, ठीक है, तो उसको बहुत सारे अभिकरणों में बांटा, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि अभिकरण ये अलग अलग विचारकों ने लिखे हैं, ठीक है, अलग अलग विचारकों ने लिखे, वही A B कीथ जैसे लोग, ट्रॉटमैन जैसे लोग, रोमिला थापर जैसे लोग, ये लोग कहते हैं कि कौटिल्य ने अकेले में ये किताब संपूर्ण नहीं की है, अलग अलग विचारकों का ये इसमें योगदान है। अगर हम यहाँ पे अकेले इनको ही क्रेडिट दें तो यहाँ पे ज्यादातर विचारक यहाँ पे अर्थशास्त्र या राष्ट्रवादी जो भारतीय विचारक हैं वो अर्थशास्त्र को यहाँ पे बताते हैं कि सिर्फ कौटिल्य ने लिखी है, एक व्यक्ति है वो, स्कूल ऑफ थॉट नहीं है वो। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र में 15 जो अभिकरण लिखे हैं, 15 अभिकरण है जो, उन 15 अभिकरणों में ऐसा है क्या, किन किन बातों के बारे में बोला गया है, तो अब इनको समझते हैं कि 15 अभिकरणों में क्या क्या लिखा है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 15 अभिकरणों में, पहला हम यहाँ पे बात करें तो, ठीक है, यहाँ पे मैं, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें तो फर्स्ट की, कि पहला अभिकरण क्या है। पहला अभिकरण आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट वाला, प्रथम, प्रथम अभिकरण में बात की गई थी राजा की शिक्षा के बारे में, राजा की शिक्षा, राजा की शिक्षा, कौशल, इन सब के बारे में बोला गया है। राजा की शिक्षा क्या होना चाहिए, राजा का कौशल क्या होना चाहिए, राजा को कौन कौन से प्रशिक्षण देना है, प्रशिक्षण की बातें की गई हैं। राजा को कैसे मास्टर बनाया जाए, कैसे में उसको योग्य बनाया जाए, वो राजा के पद के लिए फिट रहे, तो ये सब बातें बोली हैं। इसके अलावा यहाँ पे उसकी नेतृत्व शैली की बात तो की गई है, ठीक है, नेतृत्व शैली भी इसमें ऐड कर लो, नेतृत्व शैली को यहाँ पे परिपक्व करना, ये बताया गया। दूसरी यहाँ पे मानव के ज्ञान के प्रकार को बताया, मानव ज्ञान के प्रकार, ठीक है, मानव ज्ञान के प्रकारों को समझाया है। तो यहाँ पे कौटिल्य के अकॉर्डिंग मानव ज्ञान के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है, मानव ज्ञान के क्या है, यहाँ पे 4 प्रकार बताए हैं उसने। अब वो 4 प्रकार हमें यहाँ पे समझने पड़ेंगे, कौन कौन से 4 प्रकार हैं। देखो यहाँ पे कौटिल्य ने मानव ज्ञान के जो 4 प्रकार बताए हैं वो कौन कौन से हैं। देखो पहला यहाँ पे अगर मैं बात करूं, पहले ज्ञान की बात करें तो वो है आन्वीक्षिकी, ठीक है, आन्वीक्षिकी या आन्वीक्षिक या आन्वीक्षिकी भी कहेंगे। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति अन्वेषण करता है, आन्वीक्षिकी से ही हमें समझ में आ रहा है, एक व्यक्ति क्या करता है, अन्वेषण करता है। अन्वेषण मीन्स खोज करना, एनालिसिस करना, आप इन्वेस्टिगेट करते हो। वानविक्षिकी तब, अन्वेषण तब होता है, या अन्वेषण करने का जो ज्ञान है या अन्वेषण करने का जो तरीका है तब आता है, अन्वेषण करने का
करना, ठीक है। ये अन्वेषण करने का तरीका तब आता है जब व्यक्ति तर्क, ठीक है, और तर्क और कारण, ठीक है, इस पर बल दे। तर्क करे, कारण पूछे, तर्क करे, कारण पूछे और दर्शन पे बल दे, ठीक है। तर्क, कारण और दर्शन पर बल दे, कारण निकाले, तर्क निकाले, दर्शन पे उस पे काम करे, तब जाकर के आन्वीक्षिकी डेवलप होता है। तो ये है पहला ज्ञान का एक प्रकार, आन्वीक्षिकी, जिसमें उन्होंने बातें की है, रीजन की, ठीक है, सही गलत के बोध की बातें की है। सही गलत क्या है, इस तर्क के आधार पर ही पता चल पाता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो सही गलत का ज्ञान, ठीक है, सही एंड गलत का ज्ञान होना भी हमें इसी आन्वीक्षिकी से समझ में आता है। दूसरा यहाँ पे होता है, दूसरा क्या होता है, देखो, वार्ता होता है, दंड होता है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे त्रय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम त्रय लिखते हैं। अब त्रय के बारे में यहाँ पे ये है कि त्रय के माध्यम से यहाँ पे कौटिल्य ये समझाना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ पे तीन वेदों के आधार पे क्या क्या ज्ञान रखता है। तो तीन वेदों की यहाँ पे बातें की गई, तीन वेदों की। तीन वेद वही ऋग्वेद हो गया है, ठीक है, स्टार्टिंग में पहला वेद ऋग्वेद है। दूसरा सामवेद हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सामवेद हो गया है। और तीसरा यहाँ पे यजुर्वेद, ठीक है, तीसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यजुर्वेद। तो यजुर्वेद की बातें यहाँ पे आई हैं। तो तीन वेदों के ज्ञान को यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताया है। इन तीन वेदों में क्या लिखा है, इन तीन वेदों में धर्म अधर्म की बातें लिखी हैं, धर्म अधर्म की बातें लिखी हैं इसमें। इसमें नैतिक अनैतिक की बातें लिखी हैं, ठीक है, अधर्म की बातें, नैतिक अनैतिक की बातें लिखी हैं, जिस माध्यम से हमें पता चल पाता है कि कोई व्यक्ति यहाँ पे किस प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण है। अगर उसको त्रय का ज्ञान है तो वो यहाँ पे क्या कर पाता है, यहाँ पे क्या कर पाता है, वो सही तरीके से धर्म धर्म का ज्ञान लगा पाता है, ठीक है। इसके अलावा वो यहाँ पे नैतिक और अनैतिक का पता लगा पाता है, ठीक है। और इसके अलावा वो यहाँ पे मूल्यों की जो है यहाँ पे स्थिति पैदा कर पाता है, मूल्यों को समझ पाता है वो, ठीक है, ये है। इसके बाद थर्ड नंबर पे हम अगर बात करें, थर्ड नंबर पे आता है वार्ता। वार्ता के माध्यम से हम क्या किसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, वार्ता के माध्यम से हम आजीविका के साधनों की, आजीविका का ज्ञान प्राप्त करते हैं। कैसे आजीविका, लाइवलीहुड, ठीक है, लाइवलीहुड प्राप्त किया जा सके। तो इसमें कहीं ना कहीं कृषि करना, व्यापार करना, इसको समझाया गया है। कृषि, व्यापार, ये ज्ञान का एक ऐसा रूप है जिसमें एक व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए ज्ञान प्राप्त करता है। कृषि, व्यापार, वाणिज्य, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे काम है, कौशल है, इन सब के बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया जाता है वार्ता में। और चौथा यहाँ पे दंड नीति, चौथा यहाँ पे आता है दंड नीति। दंड नीति के माध्यम से यहाँ पे कौटिल्य ये समझाते हैं कि कोई व्यक्ति को अगर अपना विकास करना है तो उसको यहाँ पे एक जंगल राज या मत्स्य न्याय की व्यवस्था से उसको मुक्त होना पड़ेगा, ठीक है। अब जंगल राज और मत्स्य न्याय की व्यवस्था से अगर वो मुक्त होना चाहता है तो वहां पे उसको कूटनीति से क्या करना पड़ेगा, काम लेना पड़ेगा, कूटनीति का यूज करना पड़ेगा उसको। अलग अलग जो है राजनीतिक यथार्थ के सिद्धांतों का यूज करना पड़ेगा, राजनीतिक यथार्थवादी विचारों पे बल देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके की बातें करते हैं, दंड नीति इस मामले में हेल्प करती है। अगर आपको बाकी अपने शासन प्रशासन को मजबूत करना है, जैसे अगर राजा की बात करें तो राजा को अगर अपने शासन प्रशासन को मजबूत करना है तो उसको कूटनीति वाली बातें सीखनी पड़ेंगी, कूटनीति वाला ज्ञान लेना पड़ेगा, राजनीतिक यथार्थ को समझना पड़ेगा उसको। यहाँ पे युद्ध नीति को समझना पड़ेगा, युद्ध नीति क्या होती है, युद्ध नीति में कैसे जीता जाता है, युद्ध नीति में कौन कौन सी चालें चली जाती है, षाटगुण नीति क्या होती है, चातुर्गुण नीति क्या होती है, साम दाम दंड भेद का कैसे प्रयोग करते हैं। तो ये सब दंड नीति में सिखाया जाता है, इस ज्ञान को महत्व दिया जाता है। अब इन चारों ज्ञानों में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान यहाँ पे कौटिल्य ने बताया है कि यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान चारों में से कौन होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो दंड नीति सर्वोच्च ज्ञान है। तो दंड नीति को वो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान मानते हैं, बताते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। चलिए, इसके बाद यहाँ पे अब देखते हैं कि आगे कौटिल्य जो है क्या कहते हैं, आगे कौटिल्य की बातें हमें क्या मिलती हैं देखने को। अब दूसरे हम यहाँ पे अधिकरण की बात करें, दूसरे अधिकरण की हम बात करें तो देखो कौटिल्य ने, ठीक है, इसमें भी लिखा हुआ है वही कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। देखो शासन सरकार के 34 भाग 18 मंत्री विभागाध्यक्ष ये सब मिलते हैं। हम कौटिल्य के अधिकरणों की बात करें तो देखो पहला अधिकरण हम देख चुके हैं, दूसरा अधिकरण आता है आपके सामने। दूसरे अधिकरण में क्या मिलता है, राज्य के प्रशासन, सरकारी विभागों और वित्त के प्रबंधन, ठीक है। इसको अगर हम डिटेल में समझें, इसको हम डिटेल में समझे तो हमें ये पता चलता है दूसरे अधिकरण में, ठीक है, दूसरे अधिकरण में हमें ये समझ में आता है कि क्या, या दूसरी बुक में हम बात करें तो, ठीक है, दूसरी बुक में हमें ये समझ में आता है कि कोई व्यक्ति को अपना अगर जैसे राजनीतिक गतिविधियों के अलावा उसको क्या करना है, क्या करना है, अपने शासन को संचालित करना है, ठीक है।
राजनीतिक गतिविधियों के अलावा उसको अपने शासन संचालन करना है। जैसे कोई राज्य की बात करें हम यहाँ पे अर्थशास्त्र में राजा के संचालन या राज्य के संचालन, राज्य के प्रशासन की बातें लिखी हैं। तो राज्य के प्रशासन को संचालित करना है तो यहाँ पे सरकारी विभागों का यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताई गई है। 32 सरकारी विभाग बताए गए हैं, ठीक है, 32 सरकारी विभागों की इंपॉर्टेंस बताई गई है। और यहाँ पे 18 तीर्थों की बात की गई है। 18 तीर्थों 32 सरकारी विभागों के माध्यम से कैसे शासन संचालन किया जाएगा, इन सबको बताया गया है। इन सब के विभागों के काम क्या होंगे, तो विभागों के कार्य के बारे में बताया गया, विभागों के कार्य के बारे में बताया गया है, विभागों के कार्य क्या होंगे। फिर यहाँ पे 4th नंबर पे ये भी बताया गया है यहाँ पे कि इनके नेतृत्व शैली क्या होगी, इनके अलग अलग कार्य जो होंगे उनमें कौन कौन सी फैक्टर्स को इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। इनको जैसे फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट मतलब यहाँ पे कौन कौन सी बातें बिल्कुल यहाँ पे विभागों के अंतर्गत देखी जाती है। जैसे माप तौल की बात करें हम, ठीक है, कृषि की बात करें, कृषि हो गया, व्यापार वाणिज्य हो गया, ये सब विभाग यहाँ पे इस तरीके के अलग अलग क्षेत्रों के विभाग यहाँ पे देखे जाते हैं। इन फैक्टर्स जैसे माप तौल का यहाँ पे कारक है, कृषि है, वाणिज्य है, इन क्षेत्रों में ये विभाग होने ही चाहिए। 3rd नंबर पे अगर हम बात करें तो 3rd नंबर पे तीसरा अधिकरण आता है। अच्छा, इनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। विन्याधिकारम, ठीक है, आपको एक नाम पता होना चाहिए। जैसे पहला अधिकरण मैंने बताया आपको, यहाँ पे पहला अधिकरण क्या नाम है इसका, ठीक है, पहले अधिकरण का नाम यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। प्रथम अधिकरण विनयाधिकारम, ठीक है, इसका नाम प्रथम अधिकरण का नाम भी आपको पता होना चाहिए, विनयाधिकारम, ठीक है, विनयाधिकारम होता है, इसका नाम क्या होता है, विनयाधिकारम। दूसरे अधिकरण का नाम मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, इसको बोलते हैं अध्यक्ष प्रचार, ठीक है। अध्यक्ष प्रचार इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो यहाँ पे मंत्री हैं, अलग अलग विभाग हैं, इनके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, इनके अलग अलग विभाग होते हैं। जैसे सीता अध्यक्ष आपने पढ़ा होगा, रुपयाध्यक्ष पढ़ा होगा, तो ये अध्यक्ष होते हैं, तो इसका नाम ही है अध्यक्ष प्रचार। इस अधिकरण का नाम भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस अधिकरण का नाम क्या है, अध्यक्ष प्रचार किसका है, दूसरे का है, तीसरे का है, क्या है, ठीक है। तो ये बातें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। के बाद यहाँ पे तीसरे नंबर का अधिकरण आता है जिसका नाम क्या है, तृतीय। अब तृतीय अधिकरण का यहाँ पे नाम क्या हो जाता है, तृतीय अधिकरण के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं धर्म स्थीय। क्या बोलते हैं इसको, धर्म स्थीय। तृतीय अधिकरण को बोलते हैं धर्म स्थीय अधिकरण। अब धर्म स्थीय अधिकरण वो अधिकरण होता है जो न्याय से जुड़ा है, न्याय से जुड़ा है, और न्याय से जुड़ा हुआ अधिकरण है जिसमें न्याय में भी कौन से न्याय की बात की जा रही है, यहाँ पे सिविल मैटर्स की बात करी जा रही है, सिविल लॉज की बात करी जा रही है, ठीक है। सिविल लॉज होते हैं यहाँ पे, उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। सिविल लॉज जैसे क्या होते हैं, अब सिविल लॉज की मैं बात करूं यहाँ पे, सिविल लॉज जैसे कि विवाह का कोई कानून, विवाह का कोई मुद्दा है, विरासत संपत्ति का कोई मुद्दा है, विरासत का मुद्दा है, संपत्ति का कोई विवाद है, ठीक है, संपत्ति का विवाद है, या फिर कोई विवाह विच्छेदन का विवाद है, विवाह विच्छेद करना है, ठीक है, तो घरेलू कोई विवाद है, इन सबको लेकर के यहाँ पे सिविल लॉज है, उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी सुनवाई है, उनके पे काम जो क्रियाकलाप है वो धर्म स्थीय के अंतर्गत तृतीय अभिकरण में समझाए गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे 3rd नंबर का, 4th नंबर का यहाँ पे वो होता है कंटक शोधन। कंटक शोधन होता है, कंटक शोधन नाम से ही पता चल रहा है, कंटक शोधन नाम से पता चल रहा है कि कांटों का क्या करना, हटाना, कांटों को हटाओ, कांटों को हटाओ, कांटों को हटाओ मीन्स क्या, कांटों को हटाओ, ये कांटे आए कहाँ से, पहले तो बात ये है। यहाँ पे कांटों से मीनिंग है अपराधी, अपराधी ही क्या है, कांटे हैं, ये हमारे समाज के कांटे कौन है, अपराधी है, ठीक है। इनको क्या कहा है, कांटे कहा गया है, इनको हटाना जरूरी है। तो इसके लिए कौन से मैटर्स यहाँ पे बनाए गए हैं, क्रिमिनल मैटर्स बनाए, क्रिमिनल कोर्ट बनाए गए हैं। क्रिमिनल कोर्ट यानी कंटक शोधन के माध्यम से यानी कांटों को हटाया जाता है, और इनके माध्यम से हम क्रिमिनल लॉज के माध्यम से इनको हटाते हैं। और क्रिमिनल लॉज के अंतर्गत हम क्या बनाते हैं, जैसे चोरी हो गया है, हत्या हो गया है, ठीक है, इसके बाद बलात्कार हो गया है, ठीक है, दुष्कर्म हो गया, इन सबको लेकर के यहाँ पे क्या है, क्रिमिनल लॉज बनाए गए जिसमें दंड की व्यवस्था की गई है, दंड की व्यवस्था की गई है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ही कठोर दंड की व्यवस्था की गई, दंड व्यवस्था, जिस माध्यम से क्या किया जाता है यहाँ पे, यहाँ पे जैसे किसी व्यक्ति को क्या करना, उसके यातना देना, यातना के माध्यम से यहाँ पे दंड दिया जाता था। अगर एक व्यक्ति ने यहाँ पे कुछ चोरी की तो उसको हाथ काट दिया, ठीक है, इस तरीके की बातें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसके बाद यहाँ पे 5th नंबर पे आता है, 5th नंबर पे आता है यहाँ पे धर्मस्थीय हो गया, कंटक शोधन हो गया, उसके बाद विनयाधिकारम हो गया है। 5th नंबर पे यहाँ पे आता है योग वृत्तम, ठीक है, योग वृत्तम नाम है इसका, ठीक है, योग वृत्तम है ना, ठीक है। योग वृत्तम में क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति को अगर अपना, जैसे उसको कर्मचारी है, ठीक है, उसको कर्मचारी चाहिए, योग्य कर्मचारी चाहिए, ठीक है,
क्योंकि उसको कर्मचारी चाहिए, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था को उसको क्या करना है, सुगम बनाना है, प्रशासनिक जो है योग्यता बढ़ानी है, उसको अपने राजकोष का क्या करना है, संचालन करना है, राजकोष को उसको बहुत ही क्या करना है, सुलभ बनाना है, हर एक व्यक्ति तक राजकोष की जो है व्यवस्था हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे राजकोष का जो है प्रॉपर तरीके से संचालन हो, साथ में राजकोष का संचालन मतलब ये है कि राजकोष का सदुपयोग हो, राजकोष में जो भी फंड रखा है उसका सदुपयोग होना चाहिए। तो उसमें कर्मचारी कैसे होना चाहिए, प्रशासनिक रूप से योग्य होना चाहिए, कर्मचारियों में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार का गुण नहीं होना चाहिए, कर्मचारी कैसे होना चाहिए, बहुत ही योग्य होना चाहिए, इसलिए नाम है योग्य व्रतम। योग्य व्रतम के अंतर्गत ये बताया गया है कर्मचारी की प्रशासनिक योग्यता को, राजकोष का सदुपयोग को, अगर कोई भी अपराधी है, कोई भी राजद्रोही है तो उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगा के दंड देना, कोई भ्रष्टाचार करता है तो राजद्रोही मान करके उसको दंड देने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है यहाँ पे 6वें नंबर का, ठीक है, 6 नंबर का यहाँ पे आता है, 6 नंबर का जो है षष्ठम अभिकरण है वो है यहाँ पे, षष्ठम अभिकरण वो है मंडल योनि। मंडल योनि, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है षष्ठम करके, कि षष्ठम अभिकरण में कौन सा यहाँ पे उल्लेख किया गया है, फिर से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, षष्ठम अभेये मंडल योनि करके। अब इसमें क्या उल्लेख किया गया है मंडल योनि के अंतर्गत, इसमें समझते हैं। देखो मंडल योनि के अंतर्गत ये उल्लेख किया गया है राज्य की संप्रभुता, राज्य की संप्रभुता का उल्लेख किया गया है, ये आप याद रखो, राज्य की संप्रभुता का उल्लेख किया गया है। राज्य की संप्रभुता मीन्स क्या होता है, एक राज्य अगर अपने शासन को खुद की इच्छा के अनुसार, राजा अपनी खुद की इच्छा अनुसार शासन संचालन कर रहा है, राजा अपने खुद के विचारों के आधार पे, खुद के विवेक के आधार पे यहाँ पे शासन संचालन कर रहा है, कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं है, तो यहाँ पे राज्य की संप्रभुता कहेंगे, डेफिनेटली कहेंगे। अब राज्य की संप्रभुता का आधार क्या होता है, राज्य की संप्रभुता का आधार होता है साप्तांग। राज्य के साप्तांग कैसे, राज्य के 7 अंग कैसे हैं, 7 अंगों के यहाँ पे बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो 7 अंग यहाँ पे कौन से होते हैं, वही होता है राजा, दुर्ग, ठीक है, राजा हो गए, फिर उसके बाद जनपद लिखेंगे, जनपद, जनपद होता है, अमात्य होता है, दुर्ग होता है, ठीक है, कोष होता है, दंड होता है, मित्र होता है, ये सब क्या है, राजा के 7 अंग है, राज्य के 7 अंग है, इसी से पूरा शरीर बना हुआ है राज्य रूपी, और इसमें उन्होंने बताया कि ये कहीं राज्य की संप्रभुता के लिए जरूरी है। इसके बाद आता है 7वीं, यहाँ पे 7वें नंबर की यहाँ पे क्या आती है, ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी सभी को, ठीक है। अब यहाँ पे 7वें नंबर की आ रही है बात, वो 7वें नंबर का यहाँ पे अधिकरण आ रहा है, वो है यहाँ पे षाट गुणम, ठीक है, षाट गुण्यम, सॉरी, षाट गुण्यम करके नाम है। अब षाट गुण्यम से मुझे क्लियर हो गया है षाट गुण्य नीति, ठीक है, षाट गुण्य नीति की बात यहाँ पे की गई है, किसमें की गई, षाट गुण्य नीति, षाट गुण्य, षाट गुण्य नीति की बात यहाँ पे की गई है, जिसमें क्या होता है, जैसे उसमें शांति होता है, ठीक है, शांति मीन्स क्या होता है, जैसे शांति करना है तो संधि कर लो, फिर ठीक है, शांति चाहिए तो क्या कर लो, संधि कर लो, फिर अगर किसी से युद्ध करना है तो विग्रह कर लो, किसी के ऊपर आक्रमण करना है तो यान कर लो, किसी से युद्ध नहीं करना है तो तटस्थ रहने के लिए हम क्या करते हैं, आसन ले लेते हैं, आसन पकड़ लेते हैं, चुप हो जाते हैं, आसन ले लेते हैं। किसी से अगर हमें हमारे सामने वो है बलवान है तो संशय, आश्रय ले लेते हैं हम, किसी से अगर हमसे ज्यादा ताकतवर है तो हम उससे आश्रय ले लेते हैं, यानी संशय होना। और 3वें नंबर पे होता है द्वैधी भाव, हम किसी से दोस्ती कर लें, किसी से दुश्मनी कर लें तो द्वैधी भाव, द्वारी नीति अपनाना। तो ये 6 क्या है गुण होते हैं, किसी से दोस्ती दुश्मनी निभाने के, किसी से युद्ध करने के लिए आपको 6 ऐसे गुण होने चाहिए। संधि होता है शांति रखने के लिए, विक्रय होता है युद्ध करने के लिए, यान होता है आक्रमण करने के लिए, आसन होता है आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे तटस्थ रहने के लिए, संशय होता है किसी का आश्रय लेने के लिए, अपने से कोई बलवान दिख गया तो उसका आश्रय ले लिया, और द्वैधी भाव होता है दोहरी नीति के लिए, उनको डिटेल में बताऊंगा, समझाऊंगा इसको। तो ये 7वीं आपको इसमें मिल जाएगा। 8वीं जो नीति है यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, 8वीं नीति अष्टम के अंतर्गत आपको क्या मिलेगा, या अष्टम का नाम आपको पता होना चाहिए, अष्टम का नाम है व्यसनाधिकारम, ठीक है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए व्यसनाधिकारम, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, व्यसनाधिकारम। चलिए, तो व्यसनाधिकरम के अंतर्गत यहाँ पे ये बोलते हैं कौटिल्य कि जो ये अष्टम अभिकरण है, इसके अंतर्गत कौटिल्य बोलते हैं कि कैसे राजा को विपत्तियों से निपटना है, राजा को अलग अलग विपत्तियों से निपटना है। कौन सी विपत्तियां,
विपत्तियों से निपटना। कौन सी विपत्तियां यहाँ पे हो जाएंगी? विपत्तियां बहुत सारी होती हैं यहाँ पे, जैसे कहीं राजद्रोह की विपत्ति है, कहीं युद्ध की विपत्ति है। चलो पहले सबसे बड़ी विपत्ति तो युद्ध की होती है। कहीं आंतरिक सुरक्षा की विपत्ति है, बाहरी सुरक्षा तो युद्ध है, ठीक है। आंतरिक सुरक्षा की विपत्ति है, दुश्मन है उसकी विपत्ति है, ठीक है। दुश्मन हमारे एक्टिव हो जाते हैं कभी भी। देशद्रोहियों की विपत्ति है, इनको कैसे टैकल करना है, इन सबको यहाँ पे इन्होंने व्यसनाधिकरण में समझाया है। और इसके अलग अलग उपाय भी बताए हैं, ठीक है। इसके बाद नौवे में नौवा, ठीक है। ये नवम नवम अधिकरण में क्या है? नवम अधिकरण में यहाँ पे इन्होंने समझाया है कि एक यहाँ पे राजा जो है, अभियासित कर्म, यहाँ पे बोला गया है अभियास्य कर्म, अभियास्य कर्म, इसका नाम है अभियास्य कर्म। और इसमें यहाँ पे राजा ने पता है नवम में के अंतर्गत क्या बताया है कि अगर मान लो विपत्ति में कोई युद्ध जैसी स्थिति बन जाती, युद्ध की स्थिति बन जाती, युद्ध हो जाता है, तो युद्ध की तैयारी कैसे करना है आपको, युद्ध की तैयारी कैसे करना है, युद्ध में कैसे आपको लड़ना है, कैसे आपको सामने दुश्मन को हराना है। और तैयारी क्या होती है? युद्ध की तैयारी मतलब होता है आपकी सेना, सेना आपकी संगठित है कि नहीं है, सेना बलशाली है कि नहीं है। उसके बाद आपके हथियार, आप कौन सी हथियारों का यूज, आपके धनुष, आपके हथियार जो ये गोला बारूद तो उस जमाने में होते नहीं थे। हथियारों के अलावा जैसे भाला वगैरह, धनुष धनुष हो गया, तीर कमान हो गए हैं, रथ हो गए हैं, ठीक है, घोड़ा वगैरह हो गए, इन सब की व्यवस्था, पैदल सैनिकों का अरेंजमेंट, और साथ में समय क्या रहेगा हमारे हमला करने का, जगह क्या होगी, उन सब की तैयारी, उन सब का फिक्सेशन यहाँ पे कर लिया जाता है, प्लानिंग बना ली जाती है, स्ट्रेटेजीज बना ली जाती हैं। तो ये नवम अधिकरण में समझाया गया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो डिटेलिंग में हम 10वें में अधिकरण में चले, तो 10वें में अधिकरण में ये समझाया गया है सॉरी, 10वें अधिकरण के माध्यम से कौटिल्य ने ये समझाया है, 10वें में दशम अधिकरण में कौटिल्य ने ये समझाया है। अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा दशम में? युद्ध का संचालन, यानी युद्ध के संचालन को समझाया। युद्ध जो आपने लड़ लिया है, युद्ध की प्लानिंग जो कर रहे हो, उसका संचालन करना कैसे करना है, युद्ध का संचालन, उसको कंटिन्यू कैसे बना के रखना है, उसमें कैसे आपको पैदल सैनिकों की जो है टुकड़ी को आगे रखना है, आपको घुड़दौड़ वाले सैनिकों को पीछे रखना है थोड़ा सा, ठीक है। और फिर हाथियों को कहाँ रखना है, हाथी सैनिक जो है, हाथी वाले सैनिक उनको कहाँ रखना है, तो सैन्य हाथी सैनिक है, इनको कहाँ रखना है, हाँ, इन सभी को कैसे संचालित करना है, सबको बताया गया है। आपकी सेना के प्रकार ये हो गए हैं, पैदल सैनिक, घुड़दौड़ सैनिक, हाथी सैनिक हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके जो वो होंगे शिविर होंगे, कैंप होंगे, वो कहाँ लगेंगे, उनको किस लोकेशन पे लगाना है, क्योंकि दुश्मन देश का जो सेना है वो कभी भी हमला कर सकता है इसके ऊपर। इसके बाद 11वें नंबर पे आता है, 11वें नंबर का आता है 11वां, ठीक है। एकादश बोल सकती है, 11वां बोल सकते हैं इसको, मैं 11वां लिख सकता हूँ, एकादश भी लिख सकते हो आप, ठीक है। इसमें होता है इसमें क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, 11वां को बोलते हैं यहाँ पे संघव्रतम, ठीक है। मैं भूल रहा हूँ यहाँ पे ये नाम, संघव्रतम। संघव्रतम के अंतर्गत ये होता है कि जैसे कोई भी राज्य है, ठीक है, कोई भी राज्य है, तो वहां पे अलग अलग उसके क्या है, दुश्मन भी होते हैं, ठीक है। कोई भी एक खास राज्य है तो उसके सामने क्या होते हैं, अलग अलग संघ होते हैं। राज्य के सामने क्या होते हैं, संघ होते हैं, संघराज्य होते हैं, गणराज्य होते हैं, अलग अलग सामंत्य होते हैं, ठीक है, ओलिगार्क होते हैं, ओलिगार्क कहेंगे यहाँ पे, अभिजात्य वर्ग होता है, कुछ वर्ग भी होते हैं ओलिगार्क, ठीक है। अभिजातियों को भी लिख सकते हैं, हमें अभिजात्य लिख सकते हैं, जो थोड़ा पैसे के मामले में ताकतवर होते हैं। तो इनसे कैसे निपटा जाए, इनका सत्ता जो है ना, ये सत्ता क्या है, बार बार इनकी सत्ता जो है राज्य को चुनौती देती है, राजाओं को चुनौती देती है। तो इनको कैसे यहाँ पे टैकल करना है, इन सबको बताया गया है, राज्यों से कैसे निपटा जा सके, कैसे यहाँ पे जो है कमजोर राजा इन सबको बैलेंस करेगा। कमजोर राजा क्या होता है, इन सबको बैलेंस नहीं कर पाता, इसलिए वो उनका क्या है, सफाया हो जाता है, उनका पतन हो जाता है। लेकिन ताकतवर राजा क्या करता है, इन सबको बैलेंस कर लेता है, चाहे ओलिगार्क है, अभिजात लोग हैं, चाहे गणराज्य हैं छोटे छोटे उसके राज्य के अंतर्गत, चाहे अलग अलग वहाँ पे संघराज्य है, उन सबको मैनेज कर लेता है। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो राज्य जो है सस्टेन कर पाता है, लंबे समय तक टिक पाता है। इसके बाद अगर आगे बात करें हम यहाँ पे, तो अगला जो 11वां हो चुका है, 12वें नंबर की हम बात करें यहाँ पे, तो 12वां नंबर का यहाँ पे जो अधिकरण है वो कौन सा है, यहाँ पे इसका नाम हम यहाँ पे देखेंगे, वो है अबलियसम, ठीक है, या आबलियसम या अबलियसम कहेंगे इसको, थोड़ा सा अजीब सा नाम है, ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। अब इसमें क्या है, देखो जब 12वें अधिकरण पे हम जाएंगे तो हमें एक बात पता होना चाहिए, कैसे अगर युद्ध हमने कर लिया है, युद्ध की प्लानिंग कर ली है, युद्ध का संचालन कर लिया है, और कैसे हमसे कमजोर राज्य हैं या हमसे जो हमारे अंतर्गत राज्य हैं
वो हमारी कमजोरी का फायदा ना उठा ले, हमारे ऊपर आधिपत्य न जमा ले, तो कैसे उनको टैकल करना है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया किलों को कैसे जीता जा सके, दुर्गों को जीतने की तरीका, दुर्गों या किलों को जीतना, उनको विजय करना, तो जीतने का तरीका यहाँ पे उनको बताया गया है, कैसे जीतने के उपाय हो सकते हैं, दुश्मन देश को कैसे हराना है, दुश्मन देश को हराने की बात यहाँ पे बोली गई है। चलिए इसके बाद 13 नंबर की बात करें हम, यहाँ पे 13 नंबर की बात यहाँ पे की जाए तो ये जो इसमें अधिकरण है ये कौन सा हो जाएगा, औशनिध्यम, औशनि औशनिषदम, ठीक है, औशनिषदम यहाँ पे बोल सकते हैं, या फिर औशनिषदम भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो ये अधिकरण क्या बोलता है, ये जो 13वें नंबर का अधिकरण है ये कहता है कि कैसे हम गुप्त तरीकों से भी युद्ध जीत सकते हैं। किलों को जीत लिया, पैदल सैनिकों को हमने खड़ा कर दिया है, हमने कमजोर जो राजा है उसको भी हमने बचा के रखा है गणराज्यों से, संघराज्यों से। अब हम कैसे गुप्त व गूढ़ तरीकों से, गूढ़ तरीकों से क्या है, यहाँ पे क्या कर सकते, युद्ध में उपयोग कर सकते, गूढ़ तरीकों को यहाँ पे समझाया गया है। और कैसे समझाया गया यहाँ पे कि गुप्त और गूढ़ तरीकों को खास तौर पे यहाँ पे तंत्र के माध्यम से, तंत्र का यूज करने का बताया यहाँ पे, तंत्र मंत्र का यूज करके कैसे आप कहीं ना कहीं दूसरे शासकों को हरा सकते हो, उसको थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने औशनिषदम में बताया है। 14वें नंबर का यहाँ पे हम अगर बात करें तो यहाँ पे 14वें नंबर नंबर का यहाँ पे वो आता है अधिकरण, इसका नाम यहाँ पे क्या हो जाता है, एक मिनट, मैंने यहाँ पे कौन सा बताया, यहाँ पे 11वां में बताया संघव्रतम, ठीक है, 12वां मैंने बताया अबलियसम, 13वें में मैंने बताया है, ठीक है। 13वें नंबर का यहाँ पे जो है ना ये इसका थोड़ा सा चेंज कर लेना, ठीक है, एक मिस्टेक हो गई है, इसको दुर्ग लभ्यम बोलते हैं, ठीक है, दुर्ग लभ्यम, क्योंकि दुर्ग जीतने वाला काम दुर्ग लभ्यम वाले अभिकरण में होगा, औष्णि निषदम में होता है, ठीक है। एक मिनट, अबलियसम में है ये, ठीक है। संघ व्रतम में देखो संघराज्यों से निपटने की बात होती है, के बाद यहाँ पे अबली असम में किसकी बात होती है, अबली असम में बात होती है यहाँ पे कमजोर राजा, ठीक है। हाँ ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेकनली एक इंटरप्रिटेशन ये हो गया है कि कमजोर राजा का यहाँ पे नहीं उल्लेख, 11वें में नहीं 12वें में, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेकन, इसको थोड़ा सा क्रॉस चेक हमने किया है तो फिर थोड़ा सा हम इसको करेक्ट कर देते हैं। अबली असम में जो है अबला जो राजा है मतलब कमजोर राजा है, कमजोर राजा को पतन कैसे रोकना है, कमजोर राजा की जो कमजोर राज्य को कैसे हमें क्या है सतत रूप से संचालित करना है, सतत संचालन उसका बनाए रखना है, कौन सी टेक्निक्स यूज करना है, तो वो यहाँ पे बताया गया है। दुर्ग लभ्यम में बताया गया है कैसे किलों को जीतना है, हमें कैसे किलों पर विजय प्राप्त करनी है, किलों पर विजय प्राप्त करनी है, इसको समझाया है उन्होंने। और इसके बाद यहाँ पे औषधि निषदम, ठीक है, औषधि निषदम के अंतर्गत ये बताया गया है कि कैसे तंत्र का यूज करके, तंत्र मंत्र का यूज करके हमें गुप्त तरीके से, गुप्त माध्यम से हमें क्या करना है, विजय प्राप्त करना है, विजय, तो गुप्त विजय प्राप्त, गुप्त तरीके से विजय प्राप्त करना ये बताया गया, ठीक है। तो तंत्र मंत्र का यहाँ पे यूज करने का बताया गया। 15वें में इन्होंने ये बताया गया है, 15वें में हम यहाँ पे देखते हैं 15वां अभिकरण, ठीक है, इसका तंत्र युक्ति भी कहा जाता है। 15वां में 15वां अधिकरण बात करता है कि कैसे एक राज्य को, कैसे राज्य की जो है कार्य प्रणाली है वो अंतिम रूप से आगे बढ़ेगी, कार्य प्रणाली को यहाँ पे समझाया है। एक राज्य जो है सस्टेन कैसे, अंतिम तौर पे बात यही बोली कि लंबे समय तक अगर टिकना है राज्य को तो कुछ खास बातें यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेंगी, उस कार्य प्रणाली को यहाँ पे डिटेलिंग में समझाया है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जैसे एक राज्य में कौन कौन सी संरचनाएं होनी चाहिए, राज्य में संरचना की बात होना चाहिए, राज्य में कौन कौन सी बातें हैं जो बिल्कुल होनी ही चाहिए, कौन सी बातें नहीं होना चाहिए, और ये अर्थशास्त्र की जो पूरी पूरी अंतिम रूप से हम अपेंडिक्स की बात करें तो उसको भी समराइज तौर पे यहाँ पे 15वें अधिकरण में बताया है। मतलब एक प्रकार से क्रक्स टाइप का यहाँ पे 15वें अधिकरण में इन्होंने समझा दिया है, तो ये 15 अधिकरण यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ पे देख लिए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। 6वें अधिकरण में राज्य फिर से हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। 6वें अधिकरण में हमने राज्य 7 अंगों की बात की, 7वें अधिकरण में हमने युद्ध से पहले की तैयारी 60 गुण नीति की बात करी, 7वें अधिकरण 60 गुण नीति,
8वां और 9वां अधिकरण राज और राजा के लिए हानिकारक आदतों और कमजोरियों के बारे में है। और 10वां अधिकरण यहाँ पे युद्ध की रणनीतियों सैन्य नीतियों संचालन की बात करते हैं। 11वें अधिकरण दुश्मन में फूट डालने कूटनीति के बारे में है, थोड़ा सा और अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया है यहाँ पे, आप डिटेल में यहाँ पे इसको भी लिख सकते हो। 12वें अधिकरण में यहाँ पे कमजोर राजाओं के लिए छल व गुप्त रणनीतियों के माध्यम से उनको सस्टेन कैसे करना है ये बताया गया है। 13वें अधिकरण में दुश्मन के किलों पे यानी दुर्ग लभ्यम की बात की। 14वें अधिकरण में युद्ध में विष और गुप्त तरीकों यानी कि तंत्र मंत्र की बात यहाँ पे की गई। 15वें अधिकरण में सही निर्णय के लिए तर्क और युक्तियों का, और खासतौर पे इसको तर्क तर्क युक्ति वाला अधिकरण कहते हैं। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, तर्क युक्ति वाला अभिकरण, ठीक है। 15वें को तर्क युक्ति अभिकरण भी कहते हैं। तर्क युक्ति इसलिए क्योंकि कार्य प्रणाली किस आधार पे आप संचालित करोगे, तो आपके पास युक्तियां होना चाहिए, आपके पास तर्क होना चाहिए, आपके पास व्यवस्था होना चाहिए, तो ये यहाँ पे बोला जाता है। चलिए, तो ये हमारे यहाँ पे अधिकरण हो जाते हैं, और यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अर्थशास्त्र एक बहुत विशाल ग्रंथ है जिसमें डिटेल में समझाया गया है। अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ कि अर्थशास्त्र जो है एक विषय होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा इस पे डिबेट डिस्कशन ये होता है कि कई सारे विद्वान यहाँ पे जैसे ए बी कीथ हैं, और वही ट्रॉटमैन है, रोमिनल थापर जैसे लोग बोलते हैं कि ये विषय जो है एक व्यक्ति का नहीं है, बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया है। क्योंकि यहाँ पे मैगस्थनीज ने किसी एक व्यक्ति का जिक्र नहीं किया है, चाणक्य जैसे व्यक्ति का, कौटिल्य अगर वो होते तो कहीं ना कहीं जिक्र करते, नहीं है तो तभी जिक्र नहीं किया है। और इसमें जो बातें मिलती हैं वो चौथी सदी ईसा पूर्व, तीसरी सदी ईसा पूर्व और दूसरी सदी ईसा पूर्व से कहीं ना कहीं मेल जोल रखती हैं। तो 300-400 साल के अंतराल में इसको लिखा गया है बीच बीच में। कुछ लोग भी जैसे कांगले हो गए हैं, जायसवाल हो गए हैं, पी आर मेहता हो गए हैं, और जो भारतीय राष्ट्रवादी विचारक हैं वो इसको कहीं ना कहीं यहाँ पे गलत साबित करते हैं कि वो बहुत बड़े कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति है, वो एक किंग मेकर है, वो एक ऐसे विचारक है जिन्होंने भारतीय जो है रूपरेखा को बहुत हद तक क्या है तय किया है। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी इच्छाओं को यहाँ पे पराकाष्ठा पर ले जाकर के उनको उनके सिद्धांतों का निर्माण किया। इच्छाएं सोचना या इच्छाएं बनाना ही कहीं ना कहीं सफिशियंट नहीं है, उसको पूरा कैसे करना है उस पर कहीं ना कहीं यहाँ पे उन्होंने ऐसे सिद्धांतों को प्रतिपादन किया। और आसपास जो ऐसे अशांति का माहौल था, भ्रष्टाचार का माहौल था, उसको दूर करने की उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे भरसक प्रयत्न किया। इस वजह से एक व्यक्ति भी इसकी कहीं ना कहीं यहाँ पे वो कर सकता है। मैक्स वेबर जैसे लोग भी इनको बहुत उग्रवादी होने की वजह से क्रिटिसाइज करते हैं कि मैकियावेली उग्र मैकियावेली है। ट्रुथ ट्रूली रूथलेसनेस वाली कंडीशन यहाँ पे बोली जाती है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो ट्रूली क्या है, रूथलेसनेस है, ठीक है, रूथलेसनेस, ठीक है, या ट्रूली रूथलेस बोल सकते हैं, ऐसी कंडीशन वाला व्यक्ति है ये। और वहीं पे जवाहरलाल नेहरू भी ऐसी बात बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी कि ये भारत का मैकियावेली है। अब मैं यहाँ पे एक बात बोलूंगा, या हमारे थिंकर भी यहाँ पे बहुत सारी बातें बोलते हैं, जैसे जॉर्ज मेडलस्की भी बोलते हैं जो कि वेस्टर्न थिंकर हैं, और भारत में कांगली जायसवाल जैसे लोग भी बोलते हैं कि मैकियावेली कभी भी नैतिक नहीं था। लेकिन यहाँ पे कांगले बोलते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने इस महान ग्रंथ के माध्यम से, कांगले कहते हैं यहाँ पे, कांगले कहते हैं कि इसने महान ग्रंथ के माध्यम से भारत में योगक्षेम का निर्माण किया। योगक्षेम का निर्माण किया। योगक्षेम वही होता है जो प्रजा सुख को अपना सुख मानता है। जहां पे राजा क्या होता है, राजा अपने सुख को प्रजा सुख से लिंक करके अपना सुख यहाँ पे क्रिएट करता है या उसको समझता है। जबकि मैकियावेली क्या कहता है, मैकियावेली कहते हैं कि प्रजा के सुख को हमें क्या करना है, दिखावा करना है। प्रजा के सुख का दिखावा करके हमें क्या करना है, राज्य का संचालन करना है। तो एक्चुअल में यहाँ पे कौटिल्य काफी हद तक नैतिक है, मौलिक है, मूल्यों सद्गुणों पर बल देते हैं, जबकि मैकियावेली से जो कि बिल्कुल भी सद्गुणी नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ पे तार्किक नैतिक नहीं है, सद्गुणी नहीं है। तो यहाँ पे भारत के इस विचारक की तुलना मैकियावेली से करना कहीं ना कहीं गलत है, जो कि नहीं करना चाहिए। राष्ट्रवादी विचारक इस तरीके से यहाँ पे बोलते हैं। पी आर मेहता ने अंतिम रूप से अच्छी बात बोली कि वास्तव में अर्थशास्त्र प्रशासन पर लिखा गया ग्रंथ अधिक है, ना कि राजनीति और शासन कला पर। सिर्फ और सिर्फ राजनीति और शासन से इसको जोड़ना सही नहीं है। राजनीति और शासन के अलावा, ठीक है, राजनीति और शासन के अलावा यहाँ पे प्रशासनिक रूप से बहुत हद तक यहाँ पे बातें बोली गई हैं। तो ये वी आर मेहता है, इन्होंने एक प्रकार से कह सकते हैं लोक प्रशासन की कैटेगरी में इनको डाल दिया है। चलिए, इसके बाद अब हम जैसे शिव शंकर मेनन की बात करें, तो कौटिल्य उन्हीं समस्याओं के बारे में सोच रहा था जिनके बारे में हम सोचते हैं, वह वैसी ही बहुध्रुवीय दुनिया थी जैसी आज है। तो ये शिव शंकर मेनन जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक विदेश सचिव रहते हैं, उनके अंतर्गत यहाँ पे बात बोली जाती है कि उन्हीं समस्याओं से ग्रसित थे वो कौटिल्य, सोच रहे थे वो, जिनके बारे में आज भी हम मल्टी जो पोलर वर्ल्ड है वो सोचता है। ऑस्टिन ओलिवेल भी यहाँ पे बात करते हैं, राजनीतिक रणनीतिकार है वो, और राजा की शक्ति बढ़ाने की कोशिश करते हैं वो।
मैक्स वीवर यहाँ पे भारत का अर्थशास्त्र सही रूप में उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण है। ये बात यहाँ पे इनके माध्यम से बोली जाती है और ये मैकियावेली से नेहरू जी और मैक्स वीवर यहाँ पे तुलना मैकियावेली से कर डालते हैं यहाँ पे। हेनरी किसिंजर की बात करें जो विदेश सचिव रहे हैं अमेरिका के विदेश सचिव रहे हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिनको बोला जाता है, विदेश मंत्री बोला जाता है जनरली, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंग्लिश में बोला जाता है। तो अर्थशास्त्र शक्ति की आवश्यकता को प्रमुख वास्तविक बताता है, ठीक है, कि शक्ति की जो आवश्यकता होती है ना वो वास्तविक आवश्यकता है, अर्थशास्त्र ये समझाता है हमें। सुनील खिलनानी की बात करें तो वो यहाँ पे क्या कहते हैं, कौटिल्य की राज्य की अवधारणा चिंताजनक रूप से वर्तमान की तरह है, जिसमें गोपनीयता, दोहरापन और लगातार निगरानी की स्थिति बनी रहती है। एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, जिसमें ऐसी ऐसी टेक्निक्स लिखी है कि भयंकर लेवल की धोखेबाजी, विष कन्या, गुण पुरुष, कि कभी भी किसी वक्त आकर के किसी को भी खत्म कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे टेक्निक्स यहाँ पे बताए गए हैं कि जो गोपनीयता से भरी पड़ी है, दोहरापन इतना ज्यादा है कि लोग समझ नहीं पाएगा कौन दोस्त है कौन दुश्मन है हमारा, लगातार निगरानी, हर व्यक्ति हर समय चौकन्ना नहीं रह सकता है यहाँ पे, इस तरीके का क्या है ये ग्रंथ है। एस.सी. सरदार यहाँ पे कहते हैं कौटिल्य ने स्टालिन का प्रजातंत्र, हिटलर की निपुणता और विल्सन का विज्ञानवाद है। तो ये कितनी बड़ी बात है यहाँ पे, एस.सी. सरदार के द्वारा, और चर्चिल का साम्राज्याभिमान और चियांग की देशभक्ति का समीचीन यहाँ पे समायोजन में है। इतने सारे लोगों का यहाँ पे अकेले एक थिंकर में क्या देखा जाता है, जो इसके गुण हैं वो इसके अंतर्गत देखे जाते हैं। तो ये एस.सी. सरदार के द्वारा कही गई बात है। इसके बाद हम कौटिल्य के अलग अलग विचार और अलग अलग प्रभाव जो हैं वो पढ़ेंगे, कौटिल्य के ऊपर किन कौन कौन से विचार हैं और ये विचार उनके ऊपर कैसे आए हैं, कैसे वो अलग अलग थिंकर से प्रभावित हुए, कैसे अलग अलग चीजों से प्रभावित हुए, उनके धर्मनिरपेक्ष विचार कैसे हैं, दार्शनिक आधार पे विचार कैसे हैं, तो इनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तभी तक हम कहीं ना कहीं यहाँ पे इस क्लास को रोकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो हम डिटेल में अब कौटिल्य के अलग अलग सिद्धांतों को और डिटेल में समझेंगे कि अलग अलग जो साप्तांग सिद्धांत है, चार गुण नीति है, चातुर्गुण नीति है, मंडल सिद्धांत है, ये क्या है, और अंतिम रूप से हम ये समझेंगे कौटिल्य के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो आधुनिक विचारक है वो क्या कह रहे हैं इनके बारे में, क्या अलग अलग इनके ऊपर किताबें लिखी गई हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू आप सभी को एंड जय हिंद।